दोनों ही टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, थोड़ा सा ये तो खैर मैं बोल भी नहीं सकता इस चीज़ को, तो कि लॉजिक सी बात है, जब तक लॉजिक ही नहीं लगाओगे तो लॉजिकल रीजनिंग कहाँ से होगी। तो इसमें सारा लॉजिक का खेल है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन सेंस से। डायरेक्शन सेंस स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं आइडिया जानना चाहूँगा, आपको पाइथागोरस के बारे में थोड़ा सा आइडिया है? पढ़ी है ना सबने पाइथागोरस थ्योरम? हाँ जी सर। जैसे अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ, ये बेस है, ये हाइट है, इसको एल ले लेता हूँ मैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको एच ले लेते हैं। तो होता क्या पाइथागोरस में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एच स्क्वायर। बहुत आसान सी चीज़ है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया होगा। क्या होते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स? जैसे बोलो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस 9 ना, तो 13 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। बट अगर बोलो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 25, किसका होगा? तो ये 5 का स्क्वायर हो जाता है। तो इसी को ना हम पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बोलते हैं। बोलते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। और कोई बता सकते हो इनके अलावा पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कौन से हो सकते हैं? बताओ। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, है ना? 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो ये सारी चीजें है ना, डायरेक्शन सेंस वाले चैप्टर में आप लोगों को जो है पाइथागोरस का बहुत ज्यादा यूज लगेगा। जहां भी डिस्टेंस निकालने की बात करेगा वहां पर आपको पाइथागोरस लगाना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल में एक ये बनाया, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। उसने बोला कि सपोज करो मैं ईस्ट की साइड में गया, तो मीटर ले लो, 10 मीटर ले लो, मैंने वहाँ से राइट लिया, ठीक है? तो इसको ले लो आप, 5 मीटर ले लो। उसके बाद बोला इस पॉइंट पे जब आप पहुंच चुके हो और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से जो है इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? तो गलती क्या कर देते हैं, 10 प्लस 5 करके बता देते हैं हम इसको, जबकि हमें जब भी पूछता तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना होता है, ठीक है? तो बेस का स्क्वायर प्लस हाई एच का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, यहाँ पर जो भी आएगा। अब एक तो ये हो गया। दूसरा इसके साथ साथ एक छोटा सा चीज मुझे बता दूं, कई बार होता क्या है ना, जैसे मैं बोलता हूँ बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि जब जब आपको परफेक्ट वो मिल जाएंगे ना पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, तब तक तो आप स्क्वायर रूट निकाल दोगे। जैसे मैंने बोला 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो आप बोलोगे अंडर रूट 169 जो है वो 13 का स्क्वायर होता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ अंडर रूट में कोई ऐसा नंबर पड़ा है आपको विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो जैसे मैं बोलूँ अगर अंडर रूट 30 है, आप इसको क्या लिखोगे? बोलो। 30 का ना फैक्टर करते हो, क्या फैक्टर होंगे? 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसमें कोई भी फैक्टर का स्क्वायर तो नहीं हो रहा ना, ठीक है? तो इसको आप अंडर रूट 30 ही लिखते हो। लेकिन वही मैं अगर बोलूँ अंडर रूट 50 है, तो आप बोलते हो 5 इंटू 5 इंटू 2।
उस केस में आपको पता है ये तो एक स्क्वायर बनाएगा 5 से, तो 50 को आप लिखते हो 5√2। वैसे ही कोई और भी नंबर है, जैसे बोला कि 45 है, √45, 45 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो आप बोलोगे 3 × 3 × 5, तो आप बोलोगे 3√5। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, जब भी मैं बात करूंगा डायरेक्शन सेंस की, आपको ध्यान रखना ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब इनमें सब में एंगल कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। ईच साइड को 90 डिग्री एंगल। अब होता है क्या है ना, क्वेश्चन में कई बार आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट देता है कि जैसे वो ईस्ट की साइड 10 मीटर चला, फिर वहां से उसने 90 डिग्री टर्न लिया। 90 डिग्री टर्न मतलब राइट एंगल लिया। अदरवाइज वो बोला कि वहां से उसने 45 डिग्री टर्न लिया, तो आप किस साइड टर्न करोगे 45 डिग्री मतलब। और फिर आपको वो डायरेक्शन अगर पूछता है तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको बताना पड़ता है। तो ये कई बार ना स्टेटमेंट जो है आपका एंगल पे भी चलेगा, और फिर कुछ ज़्यादातर स्टेटमेंट जो है वो आपके उस पर चलेंगे, वर्ड्स पे चलेंगे, वर्ड प्रॉब्लम पे। तो यहाँ पर एंगल वाले केस में भी आपको ध्यान रखना है। अब होता क्या है, नॉर्मली तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इस साइड हम ईस्ट रखते हैं, वेस्ट रखते हैं, नॉर्थ रखते हैं, साउथ रखते हैं। बट इफ आई से कि अगर मैं ईस्ट को साउथ बना दूं, अगर जैसे क्वेश्चन बोलता है इफ ईस्ट बिकम साउथ, साउथ तो बोलेगा नॉर्थ ईस्ट क्या बनेगा, देन नॉर्थ ईस्ट वुड बी। उसको आप क्या करोगे, बोलो। अब ना थोड़ा सा वैसे दिमाग लगाना, मतलब उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है इसमें ना। वैसे हम लोग दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पर अगर साउथ रख लूँगा तो यहाँ नॉर्थ आ जाएगा, है ना, और यहाँ नॉर्थ आ जाएगा। तो फिर आप उसको ऊपर वाले को देखोगे, अगर ये नॉर्थ है तो यहाँ वेस्ट आ जाएगा, ऊपर वाला ईस्ट आ जाएगा, यही तो होगा ना। तो अगर आपका साउथ वाला ईस्ट बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको एंटी क्लॉकवाइज जो है वो 90 डिग्री का मूवमेंट हो रहा है ना। समझ आ रहा है ये? हाँ सर। मैं बोला कि अगर साउथ अगर आपका ईस्ट बन रहा है, सॉरी ईस्ट बिकम साउथ, उल्टा कर दिया तो मैंने। ईस्ट के बाद ईस्ट मूव साउथ की तरफ मूव करेगा। हाँ, ईस्ट बिकम साउथ का मतलब है कि ईस्ट आपका साउथ की साइड मूव करेगा इधर। तो तब भी मतलब 90 डिग्री का मूवमेंट है क्लॉकवाइज, ठीक है। वैसे ही जब इसने बोला नॉर्थ ईस्ट क्या बनेगा, तो अभी आप देखोगे ये वाला सेक्शन, ये जो है लाइन नॉर्थ ईस्ट पे है ना। तो जब आप पूरा ही जब वो 90 डिग्री पे मूव कर रहा है इस साइड, तो ये भी तो 90 डिग्री पे मूव करेगा ना, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ वाला के भी बीच में रहेगा। हाँ, ईस्ट साउथ के बीच में। चला जाएगा साउथ ईस्ट में। ईस्ट साउथ। ठीक है, ये जो आप लोग चैट में जो लिख रहे हो ना, प्लीज कोशिश करो कि आप बोल लो, क्योंकि चैट मेरे को नजर आती नहीं है। जब मैं इधर बोर्ड पर काम करता हूँ तो इधर मुझे चैट नजर आता सर है। आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही है। बोल दिया करो जब बीच में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। क्लियरली स्लो आ रही है सर आवाज अभी बीच में इको साउंड हो रही थी आपकी। हाँ बहुत स्लो आ रही है। अभी ठीक है ना? हाँ सर ठीक है। चलो, अब जैसे मैं बोलूँ इसी तरह से नॉर्थ वेस्ट,
नॉर्थ वेस्ट बिकम्स ईस्ट, सो साउथ वेस्ट क्या बनेगा आपका वो बताना है। इसी तरह से डायग्राम बनाओ, ईस्ट सॉरी नॉर्थ वेस्ट ये साउथ है। अब बोलता है नॉर्थ वेस्ट, मतलब ये वाला जो पोर्शन है अगर ये ईस्ट बन जाता है तो ईस्ट बनने का मतलब क्या है कि अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है तो ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, 45। ठीक है, तो प्लस 90 डिग्री। तो अगर आपको नॉर्थ वेस्ट को ईस्ट बनाना है तो कितने डिग्री मूव कराना पड़ेगा 135 डिग्री, ठीक है। तो बोलता है कि साउथ वेस्ट क्या बनेगा, साउथ वेस्ट कौन सा है ये वाला। अब साउथ वेस्ट को जब आप 135 डिग्री मूव कराओगे तो ये कहाँ पर जाएगा, ये 45 डिग्री ये वाला और 90 ये वाला, कहाँ आ जाएगा ये वेस्ट में। वेस्ट में। क्लियर है ना सबको, ये बता देना अगर कोई डाउट आ रहा है तो अभी भी। सर ये वाला फिर से फिर बता से दो। समझा दो। मतलब मैं बोला स्टार्टिंग में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अब आपको पता है कि हर एक उसमें जो गैप है ना वो 90 डिग्री का है ना, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर इसके बिल्कुल सेंटर से एक लाइन लेके जाऊं तो ये वाला 45 डिग्री का एंगल होगा, है ना। हाँ। ये तो होता है ना नॉर्थ वेस्ट। हाँ। तो नॉर्थ वेस्ट को अगर आप हो, अब बोलता है नॉर्थ वेस्ट को अगर आप ईस्ट बना देते हो तो इसका मतलब ये इतना एंगल मुझे कवर करना पड़ेगा पूरा, तभी तो ये ऐसे घूम के जाएगा ना इस तरह से, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये मैंने 135 डिग्री का एंगल कवर किया, 45 ये वाला और 90 ये वाला, टोटल इसका सम करोगे तो आप 135 डिग्री बनेगा। तो अगर 135 डिग्री ये बन रहा है तो पूरा ही तो 135 डिग्री घूमेगा ना पूरा सर्कल ये। सर नॉर्थ वेस्ट बिकम्स ईस्ट का मतलब कि नॉर्थ वेस्ट ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है ऐसे। हाँ ईस्ट बन जाता है, ये हमने अज्यूम कर लिया कि नॉर्थ वेस्ट को हम ईस्ट बनाए अगर, तो फिर आपको साउथ वेस्ट को क्या बनाना पड़ेगा, तो नॉर्थ वेस्ट को अगर ईस्ट बनाने के लिए इतना मूव करना पड़ेगा ना 135 डिग्री। तो अब हमें बताना है कि साउथ वेस्ट क्या बनेगा, ये वाला हमारा साउथ वेस्ट है। तो अगर वो ऊपर वाला 135 डिग्री मूव किया है तो ये भी तो यहाँ से 135 डिग्री मूव करेगा ना ऐसे 90 ऊपर और की साइड। 45। हाँ। यस, और ये भी ध्यान रखना कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करवा रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज एंटी डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला है, तो आप इसको भी जो है वो 135 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही कराओगे, यहाँ तक आएगा ये, क्योंकि 35 ये वाला और 90 ये वाला, 45 और 90। सॉरी 45 और 90, हाँ। तो टोटल जो है ये 135 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा नॉर्थ, ठीक है। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलो अब जैसे ना एक क्वेश्चन बोलता हूँ, इफ आई से, अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक आपको पूछता है डिस्टेंस और दूसरा आपको पूछता है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो। और डायरेक्शन में भी टू टाइप्स होते हैं कि आप फेसिंग किस डायरेक्शन में हो और इन विच डायरेक्शन यू आर। जैसे सपोज करो अगर मैं इस डायरेक्शन में खड़ा हूँ यहाँ पर, तो आप क्या बोलोगे इसको, अगर लोकेशन आपको पूछेगा कि आप कहाँ पर हो तो आप क्या बोलोगे नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऊपर की साइड मूव कर रहा हूँ इस तरह से, तो फेसिंग अगर पूछता है ना इन विच डायरेक्शन यू आर फेसिंग, तो आप क्या बताओगे नॉर्थ। अगर फेसिंग तो ऊपर साइड है ना मेरा, अब इन विच डायरेक्शन या इन विच लोकेशन या इन विच डायरेक्शन यू आर, वहां पर क्या बोलोगे आप कहाँ पर हो नॉर्थ वेस्ट में, क्योंकि आप इन दोनों के बीच में हो।
तो डायरेक्शन में 2 टाइप से होते हैं, एक लोकेशन बेस्ड होता है और एक किस साइड फेस किया हुआ आपने। कई बार ऐसा होता है आप यहाँ पड़े हो, ठीक है, लेकिन फेस आपने इस साइड ऐसे किया हुआ ऊपर की साइड, तो आपका जो फेस आएगा वो किस साइड आएगा, नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि आप इस तरह से चल रहे हो ना ऊपर की साइड, यहाँ फेस तो नॉर्थ वेस्ट आएगा, लेकिन किस लोकेशन पे आपको एग्जैक्टली वो है आपका साउथ ईस्ट। ये तो अभी मैं थोड़ा नीचे ले जाऊँ, क्वेश्चन आ गए। चलो इसके बाद बोला, एक तो ये वाला हो गया, अब मैं बात करता हूँ डिस्टेंस वाले, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से एक बच्चा अपनी मम्मी को ढूंढने के लिए निकला टुवर्ड्स ईस्ट, अब वो यहाँ से ना 6 मीटर चला, ठीक है। उसके बाद वहां से उसने क्या किया, उसने लिया लेफ्ट। अब लेफ्ट का आप ये ध्यान रखना कि उसका लेफ्ट लेना, अपना नहीं लेना। तो यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो ऊपर होगा, हालांकि लेफ्ट उसका, तो यहाँ से उसने ये वाला लेफ्ट लिया और यहाँ से 8 मीटर ट्रेवल किया उसने, और इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसको मम्मी मिल गई। तो अब क्वेश्चन ये पूछेगा, हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट डिड द चाइल्ड फाइंड हिज और हर मदर। तो आप ये वाला डिस्टेंस मत काउंट करके बताना, 6 मीटर और 8 मीटर, वहाँ पर आप क्या बताओगे, पाइथागोरस वाले उससे। L square B प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 5√4 10 5 का स्क्वायर बन जाएगा। 36 और 64 ना, 10 तो 100 हाँ बन 10 जाता है, का स्क्वायर 10 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो आप ये बोलोगे ये वाला जो वैल्यू होगा वो 10 मीटर होगा। कई बार होता है क्या है कि मल्टीपल टर्न्स लेते हो, जैसे बोला आप पहले साउथ की तरफ चले और वहां से राइट लिए, तो ये ध्यान रखना आप इधर राइट मत लगवा देना, उसका राइट इस साइड है। तो बोलता साउथ में चला, यहाँ 5 मीटर चला, फिर वहां से राइट लिया, राइट लेने के बाद 7 मीटर चला, ठीक है। फिर अगेन वहां से लेफ्ट लिया, लेफ्ट लेने के बाद जो है वो फिर 3 मीटर चला, और फिर से राइट लिया, और उस बार राइट लेने के बाद जो है वो 4 मीटर चला। अब पूछेगा हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, ये वाला पॉइंट और इस स्टार्टिंग पॉइंट का आपको डिस्टेंस बताना कितना है। अब प्रॉब्लम ये है, वहाँ पे एक सिंपल सा ट्राइंगल बन रहा था, तो आपने सीधे सीधे ऐसे बना के पाइथागोरस लगाया, आपको 10 मिल गया, ये वाला जो डिस्टेंस था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसमें कैसे बनाओगे, इसमें आप इस तरह से बनाते हो कि इसको देखते हो 5 मीटर तो पहले चला था ऊपर, और 3 मीटर ये इधर चला है, तो टोटल जो इसने डिस्टेंस कवर किया ये वाली लाइन वाला, तो कितना किया है, 8 ये वाला 3 लगा लेते हैं, तो 8 हो गया ना। फिर 7 उसने इधर कवर किया है, 4 इधर किया है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 11। बोलते हैं ये वाला 11 मीटर, ये वाला 8 मीटर। अब आपका ये 2 बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ से आप इसको बताओगे 11 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। ये 121 प्लस 64 कितना बनेगा, 185। 175 हाँ 185 185 के फैक्टर करो, कुछ बनता है, वन 185 किसी से डिविजिबल है, 5 से, पहले तो 5 से है 37 इसको 5 से कर लेते हैं, 37 आ जाएगा। 37 इज ए प्राइम नंबर, तो फर्दर ही डिवाइड 5/37 नहीं, नो 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 नो, ऐसे नहीं करना।
अगर ये 5 इंटू 37 होता ना तब आप इसको बोलते 5 अंडर रूट सॉरी 37। कि बाहर वाला जो ये नंबर है ना कम से कम एक पेयर ऑफ स्क्वायर तो बनना चाहिए ना। यस यस तो यहाँ तो सिंगल ही 5 है ना, तो इसको एज इट इज आपको अंडर रूट 185 185 छोड़ना पड़ेगा। तो कई बार इस तरह से भी होता है कि डायरेक्टली जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली वो राइट एंगल ट्रायंगल बना के दे देगा। कई बार खुद से एफर्ट मार के हमें उसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होता है, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉपर्टी स्क्वायर हो बन रहा हो यहाँ पर या फिर रेक्टेंगल बन रहा हो, इतना तो आइडिया हमें है ही बचपन से कि अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है। तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, वो 7 है तो ये भी 7, तो ये 11 और ये 8। वैसे ही अगर इसमें और भी टाइप का पजल बनाता है, ठीक है। अब जैसे बोलता है यहाँ से ईस्ट की साइड मूव किया तो यहाँ से 5 मीटर मूव कर लिया, वहाँ से लेफ्ट लिया, लेफ्ट लेने के बाद जो है 10 मीटर मूव किया, ठीक है। अगेन लेफ्ट लिया, फिर से 10 मीटर मूव किया। लेफ्ट लेके 10 मीटर मूव करने का मतलब है आपको प्रोपोर्शन देखना पड़ेगा कि अगर ये 5 मीटर है और वो इस साइड अगर 10 मीटर मूव कर रहा है तो वो पार निकल जाएगा इससे, है ना। तो आपको जो डायग्राम है ना अकॉर्डिंगली थोड़ा सा प्रोपोर्शन में बनाना है कि वो सेटिस्फाई भी करना चाहिए कंडीशन को। फिर बोला ये वाला 10 मीटर है, फिर बोला वो अगेन लेफ्ट लिया और फिर से 10 मीटर चला, ठीक है। उसके बाद बोला अगेन फिर से लेफ्ट लिया, तो इस साइड लेफ्ट ले लिया और फिर वो 5 मीटर चला। अब पूछता है कि डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट कितना होगा, तो घुमा फिरा के वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया ना आपका। लेकिन गलती क्या हो जाती है इसमें, बहुत से लोग इसे जोड़ के बता देते हैं, ऐड करके 5 + 10 + 10 + 10 + 5। और ये भी ऑप्शन में होता है कि 10 + 10 + 30 और 5 ये वाला 5 ये वाला 40 हो जाता है। और ये बिल्कुल गलत है, इसका आंसर ही 0 है, क्योंकि घुमा फिरा के अगर वो इस साइड आ गया तो ये हो गया, ठीक है। ये क्लियर है सबको अभी तक का? सर क्वेश्चन में वो डिस्प्लेसमेंट वर्ड भी यूज कर सकता है क्योंकि फिर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा ना, डिस्टेंस तो 40 होगा। नहीं नहीं, वो ये पूछता है हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा ओके। तो इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस ही आ गया ना। हाँ। तो इस तरह से भी क्वेश्चन होते हैं कई बार ना। भाई ये ऐसे घूम के गया, सारे में पूरा चक्कर मार के वापस आ गया। जैसे कनॉट प्लेस आप लोग अगर घूमे, हमारा जहाँ सेंटर है, अगर मैं 2-3 ब्लॉक क्रॉस करके वापस सेंटर पे आ जाऊँ तो मैं ये थोड़ी बताऊंगा उतने डिस्टेंस की दूरी पे खड़ा हूँ मैं अपने सेंटर से, है कि नहीं। तो वहां पर मैं तो यही बताऊंगा कि मैं तो सेंटर के सामने हूँ, बेशक मैं पूरा चाहे 2-3 किलोमीटर चल के आ जाऊँ लेकिन मैं फिर भी सेंटर के सामने हूँ। नाश्ता जो भी दे रहा है वो इधर भी भिजवा देना, ठीक है। सर आवाज सर कट आपकी गई आपकी। आवाज कट गई सर। एक मिनट। अभी ठीक है आवाज? नहीं हाँ सर, सर। हेलो, अब ठीक है अभी लोग सर। क्वेश्चन फिर करेंगे ब्रेक हो रही है। बहुत अच्छे से आ जाएगा। डायग्राम होता है, a boy is looking for his mother
he went 90 meter in before turning his right. तो बताओ ईस्ट में पहले मूव किया 90 मीटर, ठीक है, फिर वहां से राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न लेने के बाद he went 20 meter before turning right again to look for his mother at uncle's place 30 meter from this point. इससे क्या समझ आता है इस स्टेटमेंट से? अब पहले तो ये वाला कर लोगे, he went 20 meter before turning to his right, फिर यहाँ से अगेन वो राइट टर्न किया, अब बोलता है कि वहां से अंकल स्पेस पे जाना है, वो जो कि इस पॉइंट से 30 मीटर है, अपनी डिस्टेंस 30 मीटर है, तो अगर वो टोटल 90 है इसलिए 30 कम ही है, ठीक है। अब वो बोलता है हिज मदर वाज नॉट देयर, इस पॉइंट पे तो मदर नहीं मिली, नॉट देयर, तो फ्रॉम हियर ही वेंट 100 मीटर टू हिज नॉर्थ before meeting his mother in a street. अब क्या किया, 100 मीटर नॉर्थ, क्या आवाज कट रही है? हाँ सर। सर एक मिनट रुको जरा, फिर मैं दोबारा से लॉगिन करके देखता हूँ। ठीक है ना? सर अभी दूर से आ रही है। चलो आएगी अभी थोड़ी देर में। वैसे क्लियर है ना? हाँ अब क्लियर है। मतलब वैसे तो क्लियर है ना? अब क्लियर आ रही है सर आवाज। ठीक है, ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ आ गया ना हमें 30 मीटर तक। बोलता है his mother was not there, from there he went 100 meter to his north before meeting his mother in a street. तो मतलब वो नॉर्थ की साइड 100 मीटर जाएगा, ऊपर की साइड। अब आप अगर नॉर्थ इसमें देखते हो, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला 20, क्योंकि अगर ये 20 है तो सामने वाला भी 20 होगा ना। सर ये क्वेश्चन फिर से अगर बता ये दो 20 ना। है तो स्टार्टिंग से हाँ फिर क्योंकि 90 आवाज मीटर कट के गई बाद थी। हाँ 90 मीटर के बाद फिर से बता दो। 9 इन द ईस्ट चला ये, बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, इसका मतलब वहां से राइट लेगा।
फिर उसके बाद वो 20 मीटर चला बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन। ये 20 मीटर चला, फिर से राइट लेना है उसको, और राइट लेने के बाद क्या बोलता है, अगेन टू लुक फॉर हिज मदर एट हिज अंकल्स प्लेस 30 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब इस पॉइंट से और ये वाला जो अंकल का पॉइंट है ना, इसका 30 मीटर डिस्टेंस है। ठीक है, ठीक है। मतलब उसकी मदद ही नहीं है। फिर वहां से वो 100 मीटर ऊपर ऊपर जाएगा नॉर्थ की साइड, तो 23 ये वाला होगा सामने वाला, तो बाकी का जो बचा हुआ यहाँ पर है 80 जो है वो ऊपर हो जाएगा 80 मीटर। अब बोलता हाउ फार डिड द सन मीट हिज मदर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये वाला आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो वही बचा 80 स्क्वायर प्लस 90 स्क्वायर, सॉरी 90 नहीं बचेगा, ये वाला 60 बचेगा। सर ऊपर तो वो ऑलरेडी 90 90, पर वो तो 90 30 ये चल वाला चुका है ना। चल तो चुका है, तो हमें तो डिस्टेंस ये बताना होता है ना, ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो राइट एंगल बनाने के लिए 30 मीटर तो ये हो गया ना आमने सामने वाला, इतना तो ये वापस आ गया ना, नीचे वाली तो लाइन हम पे ही आया 90 को चाहे, 90 लेकिन को वापस 60 तो कर आ गया। देंगे। अच्छा, नहीं 30 इधर दे देंगे ना, इसके सामने वाला जितना वो वापस आ गया। ठीक है ओके सर। ओके ओके। स्क्रीन दिख रहा है? नहीं सर, आप दिख रही है। अगर एक रोड है जैसे सर भाई ये को मेरा घर है, मेरा हाउस वाला पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट पी जाता हूँ मैं 50 किलोमीटर। ठीक है, और वहां से दूसरे वाले रोड से मैं अगर 40 किलोमीटर वापस आ गया हूँ अपने घर के लिए, तो अब मेरे घर का डिस्टेंस जो बचा है वो 10 ही किलोमीटर बचा है ना। जो एक्चुअल डिस्टेंस मेरे बीच में और उस पॉइंट में बचा है वो 10 किलोमीटर बचा है, 40 में वापस आ गया हूँ। तो वैसे यहाँ पर है कि अगर वो 90 मीटर चला, टोटल पहले 90 मीटर चला था स्टार्टिंग में, फिर नीचे राइट लेके 20 चला, तो 30 वापस भी तो आ गया ना किसी सेकंड रोड से, सेकंड रूट से। 30 अगर वापस आ गया तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सिर्फ ये वाला 60 लोगे आप। ठीक है, तो ये बन जाएगा 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। 60 का स्क्वायर होता है 3600, इसका होता है 6400 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा 10,000, ये 100 का स्क्वायर होता है। तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 100 मीटर। ठीक है, बोलिए। Yes, sir. चलो आगे चलो Yes, हाँ sir. सर। नेक्स्ट। हाँ, अभी ये बोल देखो, ये एंगल उसके हिसाब से बोल रहा है, डिग्रीज में बोल रहा है ना। कश्मीर फेसिंग टुवर्ड साउथ मूव्ड स्ट्रेट 8 किलोमीटर। मतलब नीचे की साइड, साउथ की साइड जो है वो 8 किलोमीटर मूव की है। उसके बाद मतलब फ्रॉम देयर टर्न टू हर राइट 90 डिग्री। इसका किधर होगा, किधर होगा? ये देखा अभी तक पता चला ये 8 और 7 कैसा है? सर आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। किलोमीटर साउथ अभी होगी थोड़ी देर में, आए तो बताना मुझे। आ गया? हाँ सर। ठीक है, सर शुरू ये से समझ आया बता ना दो। 8 किलोमीटर शुरू से ही है। अभी ये कश्मीर फेसिंग टुवर्ड साउथ
मूव्ड स्ट्रेट 8 किलोमीटर, तो साउथ की साइड 8 किलोमीटर मूव की। फ्रॉम देयर टर्न टू हर राइट 90 डिग्री, यहाँ से राइट ली 90 डिग्री के एंगल पे, तो बोलते हैं ट्रेवल 7 किलोमीटर, तो यहाँ से 7 किलोमीटर ट्रेवल किया। ठीक है, ये बोला कि वहां से 45 डिग्री का लेफ्ट टर्न लेगी, तो मतलब मैं बोला अगर ये ऐसे सीधा जा रही है तो अगर पूरा लेफ्ट लेती तो 90 डिग्री होता है ना, इसका मतलब इसने इस साइड टर्न लिया, तभी तो 45 डिग्री का टर्न बता रहा है ना। अब बोलता है वेयर वुड शी बी नाउ विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ पर है? साउथ वेस्ट। सर ये जो देन शी टुक 45 डिग्री टर्न टुवर्ड लेफ्ट वाला पार्ट फिर से समझा दो। मतलब अगर सीधा जा रही है ना ऐसे, तो अगर हाँ 90 डिग्री टर्न लेती तो पूरा लेफ्ट टर्न हो जाता ना, बिल्कुल पूरा लेफ्ट लेना, नीचे की साइड मूव करना है ना, बट वो 45 डिग्री ली, इसका मतलब हाफ लेगी ना उससे, 90 का आधा, ये हाँ वाला लाइन, तो इसमें इसका मतलब इस साइड चल पड़ी है, अच्छा ओके साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट हो गया। एक मिनट जरा, हेलो। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा इजी लग रहा है ना, मतलब हाँ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है नहीं। अभी मैं इसमें एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको, उसके बाद जो है आप लोग खुद से भी ट्राई कर लोगे, ये हो जाते हैं बड़े इजीली। जैसे एक डायरेक्शनल पोस्ट है erected on a crossing, in an accident it was turned in such a way that arrow which was first showing east, मतलब पहले एरो इस साइड लगा हुआ था, अभी नॉर्थ शो करने लगा, नॉर्थ किधर हुआ ऊपर, उधर इधर घूम गया वो। A passerby went in a wrong direction thinking it is east, in which direction is he actually traveling? बताइए क्या आंसर होगा इसका? ये तो बता दो, ये तो फिर से होने वाला क्वेश्चन है। नॉर्थ ही साउथ। होगा। नॉर्थ होगा, साउथ। देख लो, ईस्ट नहीं होगा। ये खेलने वाला क्वेश्चन है, पता है हमारे साथ, हमसे मजाक कर जाता है ऐसा क्वेश्चन ना। वो बोला इन विच डायरेक्शन इज ही एक्चुअली ट्रेवलिंग, और यहाँ पर बोलता है कि एक एक्सीडेंट की वजह से पासर बाय वेंट इन रॉन्ग डायरेक्शन थिंकिंग इट इज ईस्ट, रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाता है साइन की वजह से, बट एक्चुअली तो वो ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है ना। ठीक है, और जो नहीं समझ आ रहा। मतलब मैं बोला कि इस साइड में जाना था उसको, ठीक है, लेकिन वो क्या हुआ, जो साइन था उसका
वो इस साइड ऊपर लग गया, जो यहाँ पर जो क्रॉसिंग पे ये लगा हुआ था ना डायरेक्शनल पोस्ट जो था, जो ईस्ट शो करना था उसको, वो नॉर्थ वाली साइड ईस्ट दिखाने लगा, तो बंदा उसी साइड चला गया, उसको टर्न ले गया। तो एक्चुअल ट्रैवलिंग जो है वो ईस्ट की साइड है, और जो लोग Yes, बता sir. रहे हैं नॉर्थ, जो लोग नॉर्थ बोल रहे हैं उनका भी जो है ये समहाउ करेक्ट है। और इसको मैं ना चेक करूंगा पहले एक बार, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना इस क्वेश्चन में, कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो नॉर्थ की साइड चले जा रहा है और ये सोच के कि मैं तो सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, है ना। और एक्चुअली ट्रैवलिंग की अगर बात है तो हो सकता है कि वो ईस्ट की साइड चल रहा है लेकिन गलत डायरेक्शन की वजह से उसको नॉर्थ मिल जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में कुछ स्यापा है, और वो उसको मैं एक बार क्रॉस चेक करके आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो इन दो में से कोई भी करेक्ट हो सकता है, और उस करेक्ट को मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा। ये बाकी दो चार क्वेश्चन है, ये लोग अब दो चार पूरा शीट है, मैंने तो इसमें 6 7 8 क्वेश्चन डाले थे, तो इसमें एक दो क्वेश्चन और देख लेता हूँ कुछ अलग सा अगर है तो। जैसे आवाज ब्रेक हो रही ये वाला कर लेते हैं। बोलते ए पर्सन वॉक्स 22 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अभी ठीक है हाँ आवाज? सर। ठीक है। बोलता ए पर्सन वॉक्स 22 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए। इस पॉइंट पे इसने बोला है ए, और ये ईस्ट की साइड मूव करता है 22 मीटर। वहां से बोलता है टर्न्स हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 6 मीटर। यहाँ से टर्न्स लेफ्ट हुआ और 6 मीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स हिज राइट एंड वॉक्स 7 मीटर। यहाँ से राइट लिया और ये 7 मीटर हो गया। एंड ही रीच द पॉइंट पी। यहाँ पर आके जो है उसको एक पॉइंट पी मिल गया। बोलता आफ्टर वॉकिंग 6 मीटर टुवर्ड हिज राइट, यहाँ से उसने क्या किया, अगेन राइट लिया और इस पॉइंट पे आ गया। 6 मीटर चलने का मतलब ये आमने सामने वाला इक्वल होगा ना, तो वो वापस इधर आ गया 6 मीटर टुवर्ड्स हिज राइट। फाइनली ही टर्न्स राइट एंड स्टॉप एट पॉइंट बी वॉकिंग 19 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम पॉइंट बी। तो क्या बोलता है कि यहाँ से राइट टर्न लिया और यहाँ से ना 19 मीटर मूव किया ये। तो पहले मुझे ये बताओ कि इस ए पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक का टोटल डिस्टेंस कितना होगा ये वाला? 22 मीटर। 29. 22 प्लस नहीं 7 नहीं 2 + 7 22+7 हाँ टोटल होगा 29। 29। अब 29 में से 19 वो वापस मूव करता है इधर, और इधर के पॉइंट बी पे आ जाता है। तो अगर उसने यहाँ 19 मीटर मूव कर लिया और यहाँ अगर वो पॉइंट बी पे आ गया, तो ये जो डिस्टेंस बचा ये कितना बचा है? 10 मीटर का। वही पूछा उसने, व्हाट इज द डिस्टेंस टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम पॉइंट बी। नाउ एक स्यापा हो रहा है इसमें। व्हाट इज द डिस्टेंस टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम पॉइंट बी। हाँ, हमने ये लाइन बेशक अलग बना ली, हमारा सेम ही लाइन पे चल रहा है तो 10 ही होगा। फिर मुझे लगा ये अलग लाइन है नीचे ना, तब ये बन जाता ना ये राइट एंगल वाला, बट ये अलग लाइन है नहीं, सेम ही लाइन है, वो तो हमने नीचे वैसे ही ड्रॉ कर लिया तो 10 ही निकला। ठीक है। अगर ये नीचे वाली लाइन से मूव करता तब आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना के दिखाना पड़ता, वो वाला डिस्टेंस ना शॉर्टेस्ट बताते हैं, लेकिन इसमें सेम ही लाइन पे चल रहा है, वो तो जस्ट हमने नीचे ड्रॉ किया। तो ये जो डिस्टेंस इसको जो रिक्वायर्ड होगा वो होगा 10 मीटर। तो ये ना बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, इनका एक्यूरेसी जो है ना 99.9% के चांसेस होते हैं कि करेक्ट होते हैं सारे। अब जैसे बोलता है मैन स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक टुवर्ड्स नॉर्थ। अब जैसे इसमें डिस्टेंस ही नहीं दिया हुआ, लग रहा है ये दिया हुआ है लास्ट में। इफ ही वॉक्स 10 मीटर बिफोर टर्निंग ईच टर्न, इसका मतलब है 10 मीटर मूव करेगा वो हर टर्न के लिए। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ
साउथ। बोलता पहले नॉर्थ की साइड मूव किया। ए मैन स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स नॉर्थ एंड स्टॉप एट बी। यहाँ किसी पॉइंट बी पे गया ये, और लास्ट में सबसे लास्ट स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि हर एक उसके बी को पहले जो है वो 10 मीटर चलता है हर एक टर्न से पहले। ठीक है, तो इसका मतलब ए और बी का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर हो गया। बोलता नाउ ही टेक्स ए राइट टर्न फॉलोड बाय लेफ्ट टर्न। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ से राइट टर्न लिया तो 10 मीटर चला, फिर अगेन आगे उसके बाद लेफ्ट टर्न लिया, फिर से 10 मीटर चला, राइट टर्न फॉरवर्ड बाय लेफ्ट टर्न एंड स्टॉप एट पॉइंट सी। ये वाला पॉइंट उसने बोला सी है। ही फाइनली टेक्स ए लेफ्ट टर्न, अगेन उसने लेफ्ट टर्न लिया एंड स्टॉप एट डी। मतलब अब डी जो है यहाँ पर हो गया, क्योंकि ये सारे जो है ना स्क्वायर इसलिए बन रहे हैं क्योंकि सारे डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर के हैं, कुछ अलग ही नहीं है इसमें। तो ये वाला पॉइंट उसने बोल दिया डी है। अब बोलता है टूवर्ड्स विच डायरेक्शन द मैन हैज टू वॉक फ्रॉम डी टू बी इफ ही वॉक्स 10 मीटर बिफोर ईच टर्न। तो अगर उसको डी से बी आना है तो किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा? साउथ। साउथ हो गया। वैसे ही बनाते जाना। अब देखो ये क्वेश्चन जो है इसमें डिस्टेंस के साथ साथ वो भी पूछा है कि किस डायरेक्शन या किस लोकेशन में। बोलते हैं ए मैन वॉक 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। मैं बना लेता हूँ पहले। बोलते हैं नॉर्थ की साइड जो है वो 40 मीटर चलता है। He turns his left and walk 40 मीटर। यहाँ से लेफ्ट लिया और फिर से 40 मीटर मूव किया। He then turns his left and walk 15 मीटर। यहाँ से लेफ्ट लिया, अब ये 15 चला है तो ये यहाँ तक आ गया। उसके बाद बोलता है he finally turns his right and walked 20 मीटर। यहाँ से राइट लिया और अगेन 20 मीटर मूव किया। What is the distance he is from starting point and in which direction? है ना? तो in which direction तो सीधा सीधा दिख रहा है नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि ये वेस्ट और नॉर्थ के इन बिटवीन है कहीं ना किसी भी लोकेशन पे, तो वो नॉर्थ वेस्ट काउंट होता है। तो ये तो मुझे पता चल गया कि नॉर्थ वेस्ट में। अब आपको जो है डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस बताने के लिए तो राइट एंगल बनाना पड़ता है। राइट एंगल के लिए इस तरह से बनेगा। तो अगर ये टोटल डिस्टेंस 40 है और इस 40 में से ये वाला अगर 15 है तो नीचे वाला कितना बचेगा? 25। ठीक है, 25 ये हो गया। अगर ये वाला 40 है तो ये भी 40 होगा, तो 40 ये और 20 ये, तो टोटल कितना हो जाएगा? 25। 60 ना, ये दोनों मिला के ये वाला जो लाइन होगा ये 60 का हो जाएगा। अब आपको बनाना ये वाला हाइपोटेन्यूस वाला लाइन। अब इसको कैसे बनाओगे? 60 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। बताओ क्या बनेगा? 60 का स्क्वायर 3600, 25 का स्क्वायर 625 और h स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करो और 36 4 to 5 और 4 to 5 आई थिंक 65 का स्क्वायर होता है। मैंने बताया था 65 का स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं, 5 से बनता है 25, ठीक है, और ये 6 को ना एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 into 7 42। इसका मतलब ये 65 आएगा h का वैल्यू। तो ये कैलकुलेशन कैसे किया आपने? मतलब जैसे किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 5 है ना, सर एक जैसे आपने ये एक शॉर्टेस्ट कैलकुलेशन अभी निकाली कि 65 इसका स्क्वायर है, तो ये हम कैसे और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कैसे हम
पता लगाएं नहीं कि क्या ये देखो स्क्वायर है? ये इज एनी स्क्वायर, शॉर्टकट? हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ। जैसे ये तो आप ना फैक्टराइजेशन करते हो उस नंबर का 4225 का। जी जैसे सपोज करो 36 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इसका आप फैक्टराइजेशन करोगे 36 का तो ये बनेगा 2 इंटू 2 3 और फिर अगेन 2 इंटू 3। तो इसमें 2 के भी पेयर है और 3 का भी पेयर है, ठीक है। आप पेयर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 इंटू 3, आप बोलते हो 6 का स्क्वायर है। तो वैसे ही आप 4225 के फैक्टराइजेशन करोगे और फिर इसी तरह से ना पेयर्स निकालोगे कि कितने पेयर बनते हैं उसमें, और उन पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो वहाँ पर जो पेयर आएंगे ना वो 13 का पेयर आएगा एक 4225 जब आप करोगे, और एक आपका 5 का पेयर आएगा। तो आप 13 इंटू 5 करके बोलोगे 65 का स्क्वायर है। वन थिंग। प्लस सेकंड थिंग क्या है, हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पे 5 हो ना, उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना इज वेरी इजी। आप क्या करो, इस 5 के स्क्वायर से ना हमेशा लास्ट 2 प्लेस पे 25 बनते हैं। ओके और ये जो 6 है ना, इसको एक बड़े नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दिया करो 6 इंटू 7, तो ये 4225 हो जाता है। ओके सर, यही मैं पूछ रही थी एक्चुअली। हाँ ये हमेशा जो लास्ट 2 डिजिट्स होते हैं उसको हम कंसिडर करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या नहीं? नॉट इन ऑल केस। ओके ये 5 वाले केस में यहाँ पर 25 था। ओके इसलिए मैंने आइडिया लगाया कि किसी 5 वाले का ही स्क्वायर होगा ये, कि कोई ऐसा नंबर होगा जिसके यूनिट प्लेस पे 5 होगा, ये उसका स्क्वायर हो सकता है। ओके सर। ठीक है। और सर और बड़े अमाउंट्स होते हैं तो? सेकंड थिंग आप क्या करते हो, नंबर्स की क्लास आपने की है अभी तक एक भी? नंबर्स की कोई भी क्लास की हो, बेसिक वाली है कैसी भी? नहीं अभी नहीं किया सर। बोलिए, नहीं की है ना? तो नहीं जैसे सर। नंबर्स वाली जब आप क्लास करोगे, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर नंबर्स वाली क्लास की होगी, तो नंबर्स वाली क्लास में हम एक चीज पढ़ाते हैं कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के जो लास्ट 2 डिजिट्स होते हैं ना, जी फर्स्ट 25 स्क्वायर के जो लास्ट 2 डिजिट होंगे ना, वही सेम रिपीट करते हैं हमेशा। ओके मतलब जैसे 1 के स्क्वायर में 0 बनाते हैं लास्ट 2 डिजिट, 2 के स्क्वायर में 0 4, 3 के स्क्वायर में 0 9, 4 के स्क्वायर में 16, 5 के स्क्वायर में 25, वैसे 15 के स्क्वायर में 25, 16 के स्क्वायर में 56। तो जो लास्ट 2 डिजिट अप टू 25 के स्क्वायर में होते हैं ना, वही लास्ट 2 डिजिट्स के अलावा दुनिया का कोई भी ऐसा स्क्वायर नहीं है जिसके लास्ट 2 डिजिट उन 25 स्क्वायर से अलग आ जाए। वो हम नंबर्स में पढ़ाते हैं बड़े अच्छे से, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत अच्छे से पता चल जाएगा आपको ना, उसका टेंशन मत लो। नंबर्स वाली क्लास करोगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि अगर एक बड़ा नंबर है तो तब कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये पता चल गया ना 65। यस सर। तो h का वैल्यू जो है यहाँ पर 65 आ गया। ठीक है। अब ये एक लास्ट क्वेश्चन आई थिंक है, ये लास्ट ही क्वेश्चन है इसका, तो ये डिग्रीज वाला है। बोलता है ए मैन इज फेसिंग वेस्ट, साउथ वेस्ट की साइड फेस किया होगा, मतलब इस साइड फेस किया होगा। उसके बाद बोलता है ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो अपर साइड पे होगा, मतलब 45 डिग्री टर्न करने का मतलब इस साइड टर्न कर जाएगा। इसका लोकेशन अब जो फेस है वो इस साइड हो गया। फिर बोलता है एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। तो अनदर 180 डिग्री तो मतलब अपोजिट में आ जाएगा, ऐसे घूम के पूरा ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। फिर बोलता है एंड देन 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब मुझे ये बताइए 270 डिग्री मूव करने के लिए अगर उसे एंटी क्लॉकवाइज आना है, तो पहले तो ये पूरा 180 डिग्री वापस जाएगा तो इधर ही आ जाएगा, है ना, इसी पॉइंट पे। बोलिए, यस सर। इधर वापस आ जाएगा 180 पे, और यहाँ से 90 का टर्न और ले लेगा ये वाला, कितना। तो इसका मतलब ये हुआ, बोलता है विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो क्या होगा, साउथ वेस्ट।
ठीक है, आई होप सबको क्लियर है अभी तक। ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन जो है इसका शीट Yes. बना के जो है रात तक आज भेज दी जाएगी, तो उससे क्वेश्चंस करना आप लोग। अभी हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करने से पहले देखो, सिटिंग अरेंजमेंट जो है बहुत ज़्यादा इसमें कुछ थ्योरेटिकल नहीं बताना होता है, सिर्फ आपको लॉजिक लगा लगा के जो है पजल टाइप का सेट करना पड़ता है सिटिंग अरेंजमेंट में। लेकिन एक दो चीज़ें हैं तो थोड़ी सी ध्यान रखने वाली हैं। एक तो सिटिंग अरेंजमेंट जो है आपके 3 टाइप के होते हैं। एक आपका लीनियर होता है, एक आपका सर्कुलर होता है, और एक होता है हमारा रेक्टेंगुलर, या स्क्वायर वाले को भी जो है काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर ही और एंगुलर। अब जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड है ना वो ये दोनों ज़्यादा होता है। रेक्टेंगुलर का जल्दी से क्वेश्चन दिखता नहीं है आपको, और दिखता भी है तो वो लीनियर टाइप का ही होता है। ठीक है, बस रेक्टेंगुलर में क्या हो जाता है, जैसे ऑफिस में मीटिंग बैठती है ना, तो रेक्टेंगुलर में होता क्या है, सिर्फ इतना फर्क होता है कि आमने सामने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि अपोजिट में ये लोग बैठे हैं, अपोजिट में इस तरह से, ये इसके अपोजिट में बैठा, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। बाकी चलता वो लीनियर वाले कंसेप्ट पे। तो अगर आप लीनियर वाला अगर कर लेते हैं तो वो रेक्टेंगुलर वाला भी हो जाएगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात है, एक स्टेटमेंट में ना एक दो चीजें होती हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर क्योंकि नीचे से मुझे डायग्राम भी बनाना है। जिसे बोलता है बी इज सेकेंड राइट टू ए, और एक क्वेश्चन बोलता है बी इज सेकेंड राइट फ्रॉम ए। ये दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना। सिटिंग अरेंजमेंट में इनकी वजह से क्वेश्चन गलत होते हैं हमेशा। तो अगर इस तरह से बोलता है जैसे, तो ये पहले वाला बताऊंगा मैं इस पे, और दूसरे वाला में इस लाइन पर बता रहा हूँ। तो जैसे बोला बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, मतलब वही हुआ बी इज सेकेंड राइट टू ए, बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, इस तरह से होता है टू द राइट ऑफ ए, बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर ए है तो बी होगा 1 2, ये बी होगा कि ए को एक्सक्लूड करने के बाद आपको सेकंड प्लेस पे देखना वो बी होगा। ठीक है, अब अगर बोलता है बी इज सेकंड फ्रॉम द राइट ऑफ ए, तो अगर यहाँ पर ए है तो बी जो होता है वो यहाँ पर होता है। तो आप इसको भी काउंट करते हो फ्रॉम वाले केस में। अगर फ्रॉम ए बोलता है तो 1 इसको कंसीडर करते हो, 2 इसको करते हो। अगर राइट टू द ए बोलता है तो यहाँ पर आप 1 इसको कंसीडर करते हो, 2 इसको कंसीडर करते हो। ठीक है ना, अब देख रहे हो ना एक का डिफरेंस आ रहा है ना बीच में। तो वैसे ही बोलता है अगर B is fourth to the right of A, B is fourth to the right of A, तो इसका मतलब होगा कि अगर A यहाँ पर है तो आप कहाँ पर लगा 1 2 3 4, तो यहाँ पर B आएगा आपका, ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4। वहीं अगर ये चीज इसने बोला होता है कि B is fourth from the right of A, फ्रॉम अगर वर्ड आ गया तो अगर यहाँ पर ए है तो 1 2 3, इसको आप ए वाले को 1 कंसीडर करते हो, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। देखो एक सीटिंग अरेंजमेंट का जो बीच में एक सीट का जो है वो डिफरेंस आ जाता है 2 और फ्रॉम से। क्लियर है ये 2 और फ्रॉम वाला? यस। ठीक है, प्लस एक चीज और ध्यान रखना कि जब सर्कुलर अरेंजमेंट होता है तो उसमें ये चीज ध्यान रखना है कि फेस उन्होंने सेंटर की साइड किया हुआ है
या फेस उन्होंने बाहर की साइड किया हुआ है। ज्यादातर क्वेश्चन में तो सेंटर की साइड ही फेस किया होता है, या जहाँ मेंशन भी नहीं है वहां भी सेंटर की साइड होता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में गिवन क्या होता है, बाहर की साइड फेस किया हुआ, ठीक है, अपोजिट टू सेंटर किया हुआ। अब इसमें फर्क क्या बनता है कि सपोज करो ये अपोजिट टू सेंटर वाले हैं और ये सेंटर वाले हैं। अभी बोला ये ए है, अब बोलता है इसके लेफ्ट में बी है, तो इसका लेफ्ट कहाँ बनेगा, इधर। और यहाँ पर बोला ये ए है, अब बोलता है इसके लेफ्ट में बी है, तो लेफ्ट तो इधर नजर आता है अगर हम अंदर से देखेंगे तो। फेस अगर अंदर होगा तो लेफ्ट ऐसे होगा ना, लेकिन अगर इन्होंने फेस बाहर किया हुआ है तो लेफ्ट ना इस साइड जाता है। तो थोड़ा सा ना ये डायरेक्शन में किस साइड फेस करके बैठे हैं या किस किधर देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो चीज हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है ये? सर ये लास्ट वाला एक बार बता दीजिए ना। लास्ट वाला मतलब मैं बोला जो फेस बोलता है ना, फेस अगर उसने सेंटर में किया है कि बाहर की साइड किया हो, वो चीज आपको ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे सेंटर में जब इसने फेस किया हुआ है तब इसने बोला बी इज लेफ्ट टू ए, तो लेफ्ट साइड इधर हुई ना ए की, क्योंकि इसने सेंटर में फेस किया हुआ है। वहीं अगर इसने ए ने बाहर फेस किया होता, इस साइड फेस किया होता, और फिर बोलता बी इसके लेफ्ट में, तो फिर लेफ्ट इधर नहीं होता ना, इस साइड होता, यहाँ बी आता फिर। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमें वो ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये मेरी पहली लाइन उसमें चली गई है, आई समझ तो आ रहा होगा क्या लिखा है ये। जब भी आप किसी तरह के अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो अरेंजमेंट के क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल खुली खुली इन्फॉर्मेशन नहीं देता है वो। तो इसलिए ना दो डायग्राम बनाया करो, क्योंकि आपको बाद में रीसेट भी करना होता है, क्योंकि दो तीन पॉसिबिलिटी होती है। कई बार जो भी आपका इवेंट होता है, इसमें हैपनिंग इवेंट की बात करता है, तो वहाँ पर दो तीन प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि यहाँ ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। अब जैसे बोलता है ए बी सी डी ई एफ जी 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, तो 7 यहाँ पर डॉट बना लो, 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। स्टेटमेंट में बोलता है एंड सिटिंग अराउंड ए सर्कल एंड आर फेसिंग द सेंटर, सब ने सेंटर में फेस किया हुआ है। अब बोलता है जी इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप जी यहाँ सी यहाँ लेते हो, तो जी आपको कहाँ लेना पड़ेगा, इधर। जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, फ्रॉम नहीं बोला उसने, टू बोला है ना, तो 1 2। उसके बाद बोलता है सेकंड स्टेटमेंट में हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, तो किसकी बात कर रहा है यहाँ पर, जी की कि सी की, सी की बात कर रहा है। तो इसका मतलब सी अगर यहाँ पर है तो एफ आपका यहाँ हो जाएगा। अभी तक हमें दूसरे सर्कल की जरूरत नहीं है, जहाँ तक की इस स्टेटमेंट तक की बात है। अब इसके बाद बोलता है हाँ ए इज ई। अब मैं यहाँ पर एक और जरूरत पड़ेगी मुझे, यहाँ जी बना, प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, बोलता ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। तो इसका मतलब ये हुआ लेफ्ट कैसे चलेगा, इस साइड से ना भाई। अगर आप यहाँ पर ई लेते हो तो ए आपको कहाँ लेना पड़ेगा, 1 2 3, यहाँ पर ए लेना पड़ेगा। एक तो कंडीशन ये बन सकती है, और दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि यहाँ पर अगर आप ई लेते हो, बोला क्या ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, कि अगर आप ई यहाँ लेते हो तो ए कहाँ पर होगा, यहाँ पर 1 2 3, और उसके अलावा कोई और सिचुएशन बनती ही नहीं है ना, क्योंकि आप ई यहाँ ले नहीं सकते क्योंकि थर्ड पे एफ आ रहा है, यहाँ ऑलरेडी जी है। तो ये दो ही ऐसे प्लेस हैं जिस पे अगर आप ए और ई एलोकेट करते हो
तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा ये वाला स्टेटमेंट, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। अब बोलता है बी इज बिटवीन डी एंड ई, बी इज बिटवीन डी एंड ई। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने ई यहाँ पर लिया है तो इसके इन बिटवीन या तो सी आएगा या जी आएगा, बी तो नहीं आ सकता ना। इसका मतलब ये वाला डायग्राम हमारा गलत हो गया। अब यहाँ जो मैं बोलता है बी इज बिटवीन डी एंड ई, ई यहाँ पर है, डी आप यहाँ ले सकते हो और बी आपका यहाँ आ जाएगा। सारी सीट एलोकेट हो गई। हाँ सर। अब देखो तो सर ये जो सेंटेंस, सॉरी टू इंटरप्ट सर, ये जो सेंटेंस था जी इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, तो यहाँ पे तो सी के बारे में बात कर रहे थे ना सर? हाँ, तो सी एफ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ हो गया ना। हाँ, देखो सी। यहाँ से एफ है तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में सी आ गया, तो यहाँ भी तो इमीडिएट लेफ्ट में सी है ना। ठीक है, और जी इसके लेफ्ट में सेकंड प्लेस पे, तो सारी सेटिस्फाई कर गया ना कंडीशन। एक बार इसको फिर भी चेक कर लेना चाहिए हमें स्टार्टिंग से। जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, करेक्ट? जी। हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, करेक्ट? यस। ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ए जो है ई के थर्ड लेफ्ट में है, तो ये मैंने यहाँ लिया है, तो 1 2 3 ए थर्ड पे आ गया। एंड बी इज बिटवीन डी एंड ई, और इस लास्ट स्टेटमेंट की वजह से हमारा ये वाला डायग्राम जो है वो एक्सक्लूड हो गया था, क्योंकि ई अगर हम यहाँ लेते हैं तो ई के साथ तो बी आ ही नहीं सकता। तो ये वाला डायग्राम हमें लेना पड़ा, तो डी हमने इधर ले लिया, ई इधर था, तो ए इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ई, तो ये वाला ई है, तो इसके राइट में इस साइड चलेगा, इस साइड, तो 1 2 3 4 ये करेक्ट है, मतलब ये फॉल्स नहीं है। मतलब जी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, जी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, ये भी करेक्ट है। ठीक है, बोलता एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी, एफ जो है वो डी के थर्ड राइट में, 1 2 3 4, तो ये वाला आपका फॉल्स हो गया। तो इसमें आंसर क्या है? सी पे आंसर है ना, तो सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे जो है ये फॉल्स नहीं है, ट्रू वाले हैं सब, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, इसका तो हम कुछ कह नहीं सकते नॉन ऑफ दिस पर। ठीक है ना, क्लियर है ना ये? तो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन मैं तो हमेशा जब भी बनाता हूँ ना, आप 2 डायग्राम बना के चला करो। बहुत से लोग कहते हैं कि आप माइंड में इमेजिन कर लो, यार इतना बड़ा डेटा माइंड में आप इमेजिन नहीं कर सकते, ये तो छोटा सा पजल है, अभी आगे चल के 1-2 पजल इसमें ना बड़े आएंगे, तो आप कितनी ही इंफॉर्मेशन माइंड में याद रख सकते हो। तो उस केस में क्या करा करो, 2 डायग्राम बनाया करो, 2 डायग्राम में से कोई ना कोई एक एक्सक्लूड हो जाएगा जो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा होगा, तो उस डायग्राम को एक्सक्लूड करके जो भी आपका करेक्ट वाला डायग्राम है उसके अकॉर्डिंगली आप एक बार रीचेक मार लिया करो, पीछे जो भी स्टेटमेंट गिवन है उनको सबको सेटिस्फाई कर रहे हैं, देन स्टार्ट गिविंग योर आंसर। ठीक है, अब जैसे ये इसमें मतलब पी क्यू आर एस टी यू वी 1 2 3 4 5 6 7 ये भी 7 लोग हैं। सिटिंग ऑन ए वॉल फेसिंग ईस्ट, तो ये एक वॉल पे बैठे हैं, तो मतलब मैं क्या करता हूँ 2 वॉल बना लेता हूँ, एक ये वाली वॉल, एक ये वाली वॉल, क्योंकि मुझे एक जो इसमें से वो एलिमिनेट करनी है। अब इसमें 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब बोलता है आर इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एस, तो अब इसमें तो मुझे नहीं पता ना कहाँ पर हो सकता है, लेकिन मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ कि आर जो है मेरा एस के बिल्कुल इमीडिएट राइट में। ठीक है, उसके आगे बोलता है Q is at extreme end and has T as his neighbor। Q को जो वो एक्सट्रीम एंड बोल रहा है,
लेफ्ट या राइट ये नहीं पता। एक मिनट तेरी गेट बंद करो। तो मुझे ये नहीं पता यहाँ से, हेलो आवाज आ रही ना? जी हाँ सर। सर। हाँ, मुझे ये नहीं पता कि राइट से लेफ्ट है कि वो कॉर्नर पे है कि लेफ्ट वाले कॉर्नर पे। आप दोनों साइड में बना लिया करो। तो यहाँ पर अगर क्यू है तो इस पे इमीडिएट नेबर टी है, ये लेफ्ट राइट पे ले लिया मैंने, लेफ्ट में ले लिया, यहाँ अगर क्यू है तो यहाँ पर टी हो जाएगा आपको। अब बोलता है वी इज बिटवीन टी एंड यू। वी जो है वो टी एंड यू के बीच है, मतलब यहाँ पर अगर आप वी लेते हो, सॉरी यहाँ वी लेते हो तो यहाँ पर आपको यू लेना पड़ेगा। वैसे ही अगर आप यहाँ पर वी लेते हो तो इस वाले प्लेस पे आपको यू लेना पड़ेगा। बोलता एस इज सिटिंग बिटवीन आर एंड यू। एस जो है वो आर एंड यू के बीच में बैठा हुआ है। तो वो वाली अरेंजमेंट यहाँ दे देंगे अब एस और आर यस, को। अब आपको एस और आर का नीचे देखना पड़ेगा। बोलता एस इज सिटिंग बिटवीन आर एंड यू, तो ये यू तो ये हो गया। अब प्रॉब्लम कहाँ है कि इस वाले डायग्राम में ऊपर वाले में आप यहाँ पर यू के साथ में एस नहीं दे पाओगे, क्योंकि एस जो है वो आर एस के के पास राइट है। साइड में आर है ना? तो यहाँ पर आप यू के साथ आर नहीं, एस नहीं दे सकते, तो दिस डायग्राम इज रॉन्ग। तो यहाँ पर आप एस दे सकते हो, यहाँ पर आप आर दे सकते हो। ठीक है, अब इसने बोला एस इज बिटवीन आर एंड यू, कंडीशन सेटिस्फाई है, ये भी नीचे वाली भी सेटिस्फाई है। बोलता एस इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड। साउथ एंड कौन सा होता है? हाँ, एक चीज और ध्यान रखना कि इन लोगों ने शुरू में एक बोला था फेसिंग ईस्ट। यस। इसका मतलब ये है कि हम जो है इस तरह का अरेंजमेंट बना रहे हैं, इस साइड फेस किया हुआ इन्होंने ना। तो जब इन्होंने बोला एस इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम साउथ, तो साउथ मतलब नीचे वाली साइड से, तो ये जो लाइन है ना ये नीचे वाली साइड पे आएगी। अब ये थर्ड फ्रॉम साउथ 1 2 कौन सी लाइन आएगी नीचे से? मतलब ये जो लाइन है ना ये इस तरह से आएगी ना। ईस्ट तो फेस तो इस साइड है ना, ईस्ट वाला। मैं इसको दोबारा बना दे रहा हूँ यहाँ पर ईस्ट वाले उससे। ये 7 लोग हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब ये इस तरह से क्यू टी वी यू एस आर इस तरह से बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने फेस जो है ना ईस्ट में किया हुआ, अभी पीछे किया है ना मैंने डायरेक्शन वाले हाँ हाँ क्वेश्चन हाँ। में। ओके ओके। तो बस ये जो लाइन है ना, ये जो ऊपर मैंने लाइन बनाई है, इसको आप इस तरह से जो है घुमा दोगे बस, और कुछ नहीं करना। ये इस तरह से आगे। अब इसने बोला साउथ से थर्ड प्लेस पे एस है, तो 1 2 3 थर्ड प्लेस पे ही है ना, तो इसका मतलब सारे स्टेटमेंट आपके सेटिस्फाई कर गए। देख रहे हो ना, ये वाला 1 ये वाला 2 ये वाला 3। तो और सो फर्स्ट स्टेटमेंट पे पी आ जाएगा, फर्स्ट हाँ पोजीशन पे पी होगा। इस पे ना, हाँ बचा ही पहले वही वाले। है पी हमारे पास। क्वेश्चन पूछता है हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ टी। मेहनत करवाई इन लोगों ने हमें, लेकिन ये जरूरी थी। ये जब तक ये एस वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती ना तब तक आप ये भी नहीं बता सकते ना। बट टी के साथ में तो यू ही वी ही होता है हमेशा ना। हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ टी, तो टी के साथ में तो वो वी ही होना था, क्योंकि ये दोनों इस तरह से इन दोनों के बीच में ही होना था। बट सर ये स्टेटमेंट जो आ गई इसमें एस इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड, ये तो थोड़ी कंफ्यूजिंग सी है ना, क्योंकि वो तो फेस उनका तो ईस्ट में था ना सबका। नहीं नहीं, फेस तो ईस्ट में है, लेकिन लाइन तो उन्होंने साउथ और ऊपर से लगा रखी ना, नॉर्थ और साउथ से। ये वाला नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इस साइड से लाइन में बैठे हुए हैं, पूरे क्यू में बैठे हुए हैं। फेस बेशक इन्होंने इस साइड किया हुआ है, एक वॉल है ना, वॉल के ऊपर भी बैठे हुए हैं। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। नंबर तो चल सकता है ना ऐसे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वी। टी के साथ क्या है? वी। देखो ये बाकी के अदर स्टेटमेंट सारे सेटिस्फाई करने इसलिए जरूरी थे
क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो टी के राइट में क्यू दिखा रहा था इस वाले डायग्राम में ना, तो इसलिए ये सारे स्टेटमेंट सेटिस्फाई करना इसलिए जरूरी था, तभी टी के साथ में वी आया क्योंकि ये बाकी के स्टेटमेंट सेटिस्फाई किए। अदरवाइज हम प्रीवियस डायग्राम पे अगर इस पे देखें सेकंड वाले पे जो रॉन्ग हुआ था, तो यहाँ टी के राइट में क्यू दिखा रहा है क्योंकि हमने इसको क्यू को राइट हैंड पे लिया था, यहाँ हमने क्यू को लेफ्ट हैंड पे लिया है, तो इसलिए कंडीशन सेटिस्फाई करके ये वी इधर आ रहा है राइट साइड पे। ठीक है, चलिए देखिए देखिए following information carefully, answer the following question. A B C D E F G H are sitting around a circular table. ये भी आपका जो है वो सर्कुलर टेबल वाला आ गया, तो सर्कुलर टेबल अगर है तो दो डायग्राम, कितने लोग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हो गया। अब बोलता है आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल with equal distance between them facing the center but not necessarily in the same order। मतलब यहाँ तक जो क्वेश्चन है ना ये वैसे ही है, बस फालतू में लैंग्वेज बढ़ाने के लिए। हमारे काम की चीज जो शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है। बोलता है A sits second to the right of G। अगर आप यहाँ पर G लेते हो तो यहाँ पर आपको A लेना पड़ेगा, यहाँ G लेते हो तो यहाँ पर आपको A लेना पड़ेगा। ठीक है, अब बोलता है ओनली 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन A एंड H। अब क्या बोलोगे बताओ इसमें, ओनली 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन A एंड H। A तो ये रहा, इसका मतलब ये हुआ कि H या तो यहाँ पर हो सकता है आपका, ठीक है, या फिर H आपका इधर हो सकता है, क्योंकि ये बीच में या तो ये वाले 2 या ऊपर वाले 2। तो मैंने दोनों में से अभी तक यहाँ तक लगा दिया कि H या तो ऊपर होगा या H आपका G के साइड में होगा। अब बोलता है C सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H। A के बराबर में होगा। C जो है सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H। लेफ्ट में तो ये तो यहाँ पर ही आ गया, सॉरी ये तो राइट है, तो या तो C यहाँ पर सिट करेगा, एक सेकंड, सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H, नहीं सेकंड है ना, या तो यहाँ सिट करेगा और यहाँ पर C जो है C सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A के बराबर में, H मतलब A के बराबर में। अब आगे चलो, मतलब ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन H एंड F। H और F के बीच में 3 पर्सन सिटिंग है, क्या करोगे? सब पहले वाले में तो A के बराबर में जाएगा, पहले वाले में तो यहाँ पर जाएगा F जो है, दूसरे वाले में पॉसिबल नहीं है। G के बराबर में जाएगा, इसमें भी यस A और G के बीच में जाएगा ना यहाँ पर, यस, क्योंकि इधर से भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और इधर से भी कर रहा है। इसने बोला ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन H एंड F, तो देखो इसका दोनों साइड से सेटिस्फाई कर रहा है, इधर से भी इधर से भी। अभी किसी ने इस वाले डायग्राम में पीछे से कुछ बोला था पॉसिबल नहीं है, तो बताना जरा क्या था वो। सर मैं कंफ्यूज हो गई थी, अब क्लियर है। नहीं बोला करो, पता है बहुत सारे आइडियाज जो है ना हमें आप ही लोगों से मिलते हैं, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट जो है ना कोई एक ऐसा थ्योरी तो है नहीं जो हम डायरेक्टली जैसे पढ़ा पाते हैं, तो कई बार ना आप ही लोगों से हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें नजर आ जाती हैं, तो बोला करो, ठीक है। तो ये जो कंडीशन अभी तक मेरी यहाँ तक बनी है कि F या तो इधर आ सकता है या फिर इधर आ सकता है, क्योंकि नीचे वाले से भी और ऊपर वाले से भी कंडीशन सेटिस्फाई अभी तक। फिर बोलता है B सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D। अब देखो इस वाले डायग्राम में इसमें तो जगह ही नहीं बची, दो कॉन्जिक्यूटिव वाले बचे ही नहीं है जिसमें B D के साथ में बैठ जाए, है ना, लेकिन इसमें बची है G के पास D आएगा। हाँ B के साथ D यहाँ पर आ सकता है ना, वो कहीं भी हो सकता है इन दोनों में। तो अगर मैं यहाँ पर B लेता हूँ, यहाँ मैं D ले लेता हूँ, और वो कुछ भी हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है। क्वेश्चन में इस तरह का वो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा। अब बोलता है हु अमंग द फॉलोइंग सेलेक्ट
राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में कौन सीट होता है? ए। ए। सर एक मिनट, वो आपने जो सेकंड डायग्राम बनाया उसमें बी और डी की प्लेसेस स्विच होनी चाहिए ना, बिकॉज बी इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ डी। ये क्या लिखा है? अच्छा, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी ना। ओके, मैंने लेफ्ट पढ़ा ही नहीं, मैंने बोला साथ में, तो यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर डी होगा। यस, थैंक यू। ये डी होगा क्योंकि लेफ्ट बोला है उसने ना, मैंने सिर्फ पूछा उसको, देखा मुझे लगा कि शायद इमीडिएट मतलब साथ में बैठे हैं, तो इमीडिएट लेफ्ट है तो बिल्कुल क्लियर हो गया, अब तो 100% क्लियर हो गया ये कि अब आपको गलत होने का चांस ही नहीं है। तो अब ये सारे सेलेक्ट हो गए, तो यहाँ पर एक प्लेस बचा है, ये किसका होगा? देखो, ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, जी भी है। ई। अरे ई ई का नहीं ही है ना होगा, सर, ई नहीं है। एफ है वो, ई होगा। ये वहाँ पर। चलो खैर, उसने क्वेश्चन तो एफ से पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। ये एफ है, इसके सेकंड टू द राइट में कौन सीट है? सी। ये वाला नहीं, सेकंड टू द राइट ऑफ एफ में आएगा आपका सी, तो आंसर आपका हो जाता है बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट। देखो, एक ही सेट में बहुत सारे क्वेश्चन भी हो सकते थे, लेकिन मैंने जानबूझ के ऐसे लिए हैं कि हम बहुत सारे सेट बना पाए, कि एक ही मतलब इसी सेट के ऊपर ना बड़े सारे क्वेश्चन भी हो सकते थे, लेकिन मैं सोच रहा था कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ सेट बन जाए, क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाते हैं, मेन चीज हमें सेट बनाना आना चाहिए बस। अब जैसे ये बोलता है 5 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई 5 लोग हैं, 5 चेयर पे बैठे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो वही मतलब लीनियर हो गया, तो 2 लाइन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो, बोलता है नोट नेसेसरी इन दिस ऑर्डर, ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो ये आप अभी नहीं बता सकते, इसको आप साइड में लिखना पड़ेगा कि ए जो है वो डी के लेफ्ट में बैठेगा, जहाँ भी बैठेगा। ठीक है, उसके बाद बोलता है हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, इसका मतलब इसके साथ में सी है, तो ये तो पक्का है। बट एक चीज ध्यान रखना है इसमें कि इसने बोला ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डी, अब वो लेफ्ट में कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इमीडिएट लेफ्ट नहीं बोला उसने। उसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डी का मतलब है कि ए अगर यहाँ बैठता है ना, तो डी किसी भी सेक्शन में बैठ सकता है इसके, ए अगर इधर बैठता है तो डी किसी में भी हो सकता है, ए अगर इधर होता है तो डी साथ में भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल इमीडिएट हो, बट डी और सी जो है ना वो बिल्कुल इमीडिएट होना चाहिए, क्योंकि उसने लिखा है हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, ये डी जो है वो सी के बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है। तो अब आप जो है इन तीन को कहीं सेट करना पड़ेगा, वो हम बाद में करेंगे, अभी देख लेते हैं इसको आगे। सर इसके इस इमेज के अकॉर्डिंग तो सी के इमीडिएट लेफ्ट में डी आया है। सी के इमीडिएट लेफ्ट में डी है, करेक्ट है, लेकिन ए जो है वो इमीडिएट में है कि नहीं है वो जरूरी नहीं है, वो बट रहेगा लेफ्ट में। ए would definitely be on the left of D, but not necessarily it would be immediately left of D। ठीक है, तो लेकिन D जो है वो C का इमीडिएट लेफ्ट होगा, इतना हमें इंफॉर्मेशन है बस, यहाँ बीच में कोई और भी हो सकता है, ये मेरा बी और ई के बीच में ए आ जाएगा। तो बोलते देयर इज एग्जैक्टली 1% बिटवीन बी एंड ई, हो गया काम सेट। तो अब जो है बी और ई के, या तो यहाँ पर बी ले लो तो यहाँ ई हो जाएगा आपका, और यहाँ पर अगर आप बी लोगे तो इधर ई हो जाएगा, एंड यू डोंट नो कि वो कहाँ पर है, क्योंकि इसके आगे हमें कोई हिंट उन्होंने दिया भी नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ बन गया कि एक कॉम्बिनेशन बन रहा है आपका ई ए बी डी सी। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन बन रहा है बी ए ई डी सी।
अरे दोनों करेक्ट हो सकते हैं क्योंकि लास्ट वाले को कोई हिंट इन्होंने दिया नहीं। क्वेश्चन देखो, बोलता हु सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड। बी। एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे कौन बैठा है? बी भी हो सकता है और ई भी हो सकता ई है। भी हो सकता है, can't be ये determined. ऑप्शन है। यस, क्योंकि बी और ई में कोई भी हो सकता है। आप अगर बी ऑप्शन में है और ई ऑप्शन में नहीं है तो उससे बी मत लगा देना, वो गलत हो जाएगा। वहाँ पर कांट बी डिटरमाइंड है क्योंकि बी और ई को आपको लोकेशन उन्होंने दी ही नहीं है कि वो किस जगह बैठे, है ना? तो कोई कहीं भी हो सकता है। बोलता है हाउ मेनी अरेंजमेंट आर पॉसिबल एज पर द कंडीशन मेंशन्ड अबव। दो बना दिए मैंने, इसके अलावा तो कोई तीसरा अरेंजमेंट नहीं नजर आता हमें। तो आप बोलोगे 2 अरेंजमेंट्स। क्लियर है? थर्ड वाला हु सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट हैंड। हाँ, यहाँ आप बोल सकते हो कि वहाँ सी होगा। इसके बाद बोलता है इफ B is to the right of A, if B is to the right of A, मतलब B अगर आप इधर लाते हो, मतलब ये सेकंड वाला बोल रहा है B is to the right of A, ये वाला लाइन सेटिस्फाई कर रहा है ना? Who is at the immediate left of D? बी। तो D हो जाएगा। अगर B को आपको राइट के A में लेना है तो ये इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D हो जाएगा, B वाला। तो यहाँ पर आंसर आपका B हो जाएगा। वन मोर पजल। ये बोलता है 7 बुक्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर प्लेस्ड ऑन ए शेल्फ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो यहाँ भी 2 लाइन बनाओ। कितनी बुक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। बोलता है फिजिक्स बुक इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ मैथ। मतलब ये तो पक्का है कि फिजिक्स जो है वो मैथ के साथ में होगी, लेफ्ट साइड पे। बोलते देयर आर एग्जैक्टली 2 बुक्स बिटवीन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बीच में ऐसा भी हो सकता है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बीच में फिजिक्स और मैथ ही हो। ये जरूरी थोड़ी है, कहीं भी हो सकता है। हमें फर्दर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, इसको मैं भी छोड़ देते हैं कि आपको बोला हिस्ट्री और ज्योग्राफी, मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बीच में आपका देयर शुड बी 2 बुक्स। बोलता देयर आर एज मेनी बुक्स टू द लेफ्ट ऑफ मैथ एज टू द राइट ऑफ मैथ। यही क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। मतलब मैथ क्या है आपका? मिडिल में आएगा, सेंटर। 4th। और मैथ अगर सेंटर में है तो फिजिक्स कहाँ आएगा? इधर आएगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी इधर। अब हिस्ट्री ज्योग्राफी के बीच में बोलता 2 बुक, तो अब कहाँ का हिस्ट्री ज्योग्राफी हो सकता है? अभी हम यहाँ भी लिख लेते हैं, ये वाला सेंटर वाला मैथ, ये वाला फिजिक्स। हिस्ट्री ज्योग्राफी की कंडीशन क्या है? उनके बीच में 2 बुक्स अगर लानी है तो या तो यहाँ पर हिस्ट्री ज्योग्राफी होगा इन पे, और इनफैक्ट यही हो सकता है ना? लेकिन हमें ये नहीं पता कि किस साइड हिस्ट्री या ज्योग्राफी हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ हिस्ट्री रखता हूँ तो यहाँ मैं ज्योग्राफी रख लेता हूँ, यहाँ अगर मैं ज्योग्राफी रखता हूँ तो इधर साइड में हिस्ट्री रख लेता हूँ। ठीक है, अभी तक हमारे दोनों डायग्राम जो है वो सही चल रहे हैं। उसके बाद फर्दर इंफॉर्मेशन मिलेगा तो कुछ पता चलेगा भी क्या करना है इसका। तो बोलता है द बुक्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी आर एडजेसेंट टू ईच अदर। अब एडजेसेंट होने के लिए यही 2 स्पेस बचते हैं ना राइट साइड में, ये वाले। The books of English and Hindi are adjacent to each other, but none of them is adjacent to geography. सर सेकंड वाली इमेज तो गलत हो गई, फर्स्ट वाली में ही होगा। फर्स्ट वाली गलत हुई है। क्यों सर? ये बोला ना एडजेसेंट होना चाहिए ना। none of them is adjacent to the geography, मतलब ज्योग्राफी इनसे अलग होना चाहिए। हिस्ट्री के बगल में हो सकते हैं ना, ये एडजेसेंट टू हिस्ट्री हो सकते हैं, ज्योग्राफी के एडजेसेंट नहीं होंगे।
मतलब ज्योग्राफी अलग होना चाहिए। हाँ, ज्योग्राफी के एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। तो हिस्ट्री के तो हो सकते हैं ना। हम्म यहाँ अगर मैं ये हिंदी और इंग्लिश रखूंगा तो वो ज्योग्राफी के एडजेसेंट हो जाएंगे, तो ये डायग्राम गलत हो गया। ठीक है ठीक है। यहाँ पर आपका जो है वो इंग्लिश और हिंदी हो सकते हैं, और ये उन्होंने बोला ही नहीं है कि वो कहाँ होंगे। बुक्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी आर एडजेसेंट टू ईच अदर बट नन ऑफ देम इज एडजेसेंट टू ज्योग्राफी। तो ये मुझे पता है, अगर ये इंग्लिश है ये वाला हिंदी होगा, और ये अगर हिंदी है तो ये वाला इंग्लिश होगा। कितना मुझे इन्फॉर्मेशन है बस। अब बाकी जो एक बचता है ये वाला केमिस्ट्री का बच जाता है। ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट बच गया ना, बाकी सब हो चुके हैं। यस। अब बोलता है हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, कितने होंगे? 2। 2 इसी के बेस पे तो बन रहे हैं ना अरेंजमेंट, सिर्फ इंग्लिश और हिंदी, बाकी तो सारा सेम रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर अरेंजमेंट हो गए 2। बोलता विच बुक इज एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, केमिस्ट्री। एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे केमिस्ट्री। विच बुक इज एट द एक्सट्रीम राइट हैंड, इधर इंग्लिश इधर हिंदी। इंग्लिश और हिंदी में से कोई भी एक हो सकती है। अब बोलता विच बुक आर ऑन द आइदर साइड ऑफ जियोग्राफी बुक, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। फिजिक्स, यस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। That's all for your sitting arrangement classes. So sitting arrangement